हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के पार्ट ए के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स इन द डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। पहले डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है क्या वो समझ लो। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टमैटिक मेथड होता है जिसमें हम लोग प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, फिर कंडक्शन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं एक्सपेरिमेंट को। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो उस एक्सपेरिमेंट का क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए वो यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? रेंडमाइजेशन होना चाहिए, रेप्लिकेशन होना चाहिए और लोकल कंट्रोल। रेंडमाइजेशन मतलब कि कोई आप फैक्टर दे रहे हो या जो इनपुट वेरिएबल दे रहे हो उस एक्सपेरिमेंट पे, वो रेंडमली सेलेक्ट करके देना। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही सोच ले रहे हो कि ये पर्टिकुलर जो फैक्टर है वो अच्छे से उस एक्सपेरिमेंट पे काम करेगा तो उसको दे देते हैं। ऐसा नहीं, आपके पास इनपुट वेरिएबल्स बहुत सारा है, आप रेंडमली उसमें से पिक करो और वहां पे एक्सपेरिमेंट में उसको दे दो। और रेप्लिकेशन होता है कि एक्सपेरिमेंट को आप 2-3 बार 10 बार रिपीट करो, ताकि क्या हो कि जो रिजल्ट आ रहा है वो रिलायबल हो सके या उस पर हम लोग कॉन्फिडेंट हो सके। कई बार होता है ना कि एक बार एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रिजल्ट आया, फिर दूसरे बार एक्सपेरिमेंट कर रहे तो उसका रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो वैसे क्या होगा, फिर बाद में हम ही लोग को रिजल्ट में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इस कारण से हम रिजल्ट एक्सपेरिमेंट्स को रिपीटेड रिपीटेड वे में 2-3 बार 10 बार कर लेते हैं ताकि हम लोग अपने रिजल्ट पे कॉन्फिडेंट हो सके। और लोकल कंट्रोल होता है जिसमें हम लोग कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट वेरिएबल्स है, ठीक है, अपने पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बट हम लोग सबको यूज नहीं करते। हम लोग जो जो सिमिलर फॉर्मेट में है उसको ग्रुप कर देते हैं ताकि वो अपना एक एक करके एक्सपेरिमेंट में ना जाए। अगर 10 अगर हमारे पास 10 इनपुट वैल्यूज है, अगर दो एक ग्रुप में आ रहा है, तीन एक ग्रुप में आ रहा है और पांच एक ग्रुप में आ रहा है, तो हम लोग एक तीन ग्रुप बना दिए और उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा हुआ लोकल कंट्रोल। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या था? रेंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये दोनों वैल्यूज क्या है ये वो समझते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गया कि आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो उस केस में जो जो इनपुट दे रहे हो वो आ गया इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट वो इफेक्ट प्रोवाइड करे, मतलब इफेक्ट को कॉज करेगा। ठीक है, जैसे कि ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि प्लांट है जो कितना ग्रो कर रहा है अगर पानी देते हैं तो, और पानी नहीं देते हैं तो पानी हमारा इस केस में क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि उसको हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया हमारा कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फैक्टर डिपेंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो किस पे डिपेंड करेगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, कि वो उसको जिसके जिस तरह से डेटा मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल में क्या याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इनपुट को कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा आउटपुट होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका क्वांटिटी को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा रहता है आउटपुट, जो हम लोग को इनपुट वेरिएबल में सारा प्रोसेस या कुछ भी जो भी हमें करना था वो करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो इसको ही हम लोग एनोवा बोलते हैं। एनोवा में क्या होता है ना कि आप एक बार में तीन से ज्यादा ग्रुप्स का मीन को कंपेयर करते हो। और जैसे कि आपके पास तीन चार ग्रुप है, अब उनका एवरेज डेटा आपके पास है, आप देखना चाहते हो कि वो जो ग्रुप है तीनों या चारों ग्रुप वो एक दूसरे से कितना डिफरेंट है या कितना सिमिलर है। तो उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ये एनोवा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो, मतलब तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप्स के एवरेज को कंपेयर करते हैं कि जो कुछ भी वैल्यू है उनके बीच में या जो कुछ भी डिफरेंसेस है कि बोल हाँ क्यों ये लोग अलग अलग ग्रुप में रखे गए हैं, उनका हम लोग समझो तो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं एक तरह से कि हाँ वो कितना परसेंट सही है तरीके से वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। और इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं वेदर अ फैक्टर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट और नॉट, मतलब ये सही से हुआ है कि नहीं, ये चीज हम लोग यहाँ पे बेसिकली करते हैं। जैसे कि आप मान के चलो आपके पास तीन टीचिंग मेथड्स है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स मतलब कि आपके पास ग्रुप ए स्टूडेंट है, ग्रुप बी स्टूडेंट है और ग्रुप सी स्टूडेंट है। आप ग्रुप ए को क्या कर रहे हो? वीडियो से पढ़ा रहे हो। ग्रुप बी को पढ़ा रहे हो, एक ऐप दे दिया उसमें से बोले कि ऐसे ऐसे अपना लेवल कंप्लीट करते जाओ और तुम सीख जाओगे कोई पर्टिकुलर टॉपिक। और ग्रुप सी को क्या बोले कि वो उसको बुक दे दिया कि तुम बुक से पढ़ो।
अब उसके बाद आपने एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद उनका एक स्कोर कैलकुलेट किया, तो स्कोर कैलकुलेट किया ना, तो उसके बाद आप ये चेक करते हो, एनालाइज करते हो कि जो स्कोर आया है तीनों ग्रुप का, क्या वो बाय लक आया है कि मतलब सच में जो हमारा टीचिंग मेथड था उस पर डिपेंड होकर के आया है। तो ये चीज हमारा एनोवा के थ्रू से चेक होता है। और व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट? कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि एक बार में हम लोग बेसिकली दो या तीन एक्सपेरिमेंट का के बीच में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है ना एनोवा, वो क्या करता है बेसिकली, कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट का वैल्यू को एनालाइज करता है। कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट में हम लोग चेक करते हैं कि क्या कैसा परफॉर्मेंस है दो तीन ग्रुप के बीच में। और जैसे कि दो मेडिसिन है हमारे पास, एक मेडिसिन है एक्स और मेडिसिन है वाई, तो कौन सा मेडिसिन जल्दी काम कर रहा है, तो वो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, मेडिसिन एक्स या मेडिसिन वाई। मेडिसिन एक्स काम कर रहा है, वो सच में वो ऐसे ही काम कर रहा है, या तो फिर और भी फैक्टर हो सकते हैं ना कि आदमी बीमार ही नहीं था तो वो उसमें काम करने का कुछ सेंस ही नहीं बनता, तो वो चीज हमारा चेक होता है एनोवा के थ्रू से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होगा, कि जो एरर हमारा एक्सपेरिमेंट के ड्यूरिंग में आए, वो एरर कैसे आता है कि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले से ही जो आउटपुट रहता है वेरिएबल, वो हमें पता रहता है, बट हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं कि वो सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है पहले से, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हम लोग ऑब्जर्व करके रिजल्ट ला रहे हैं, मतलब मेजरमेंट करके, तो उनके बीच में जो डिफरेंस आता है वही हमारा एक्सपेरिमेंट एरर एरर रहता है। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंटल एरर कैसे आ सकता है, या तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिस चीज से हम मेजर कर रहे हैं वो हो सकता है खराब हो, या तो हम लोग ह्यूमन मिस्टेक, कि हम लोग को देखने में मिस्टेक हुआ कि 5.7 था बट हम लोग उसको 5.9 लिख दिए वहां पे, तो वो एक एरर आ सकता है। कि आपने इन्वायरमेंट चेंज कर दिया, कुछ फैक्टर आपने चेंज किया सो दैट कि एरर वहां पे बढ़ गया या घट गया, कुछ वेरिएशन आप कर दिए कि सैंपल आपने चेंज कर दिया, तो उसमें भी एरर आ सकता है। तो वो सारा चीज हमारा किस में आता है, एक्सपेरिमेंटल एरर में। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक रिसर्च? एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है हमारा बेसिकली, ये हम लोग एक समझो तो कंट्रोल टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू स्टडी दैट वन और मोर फैक्टर अफेक्ट एन आउटकम। ये पर्टिकुलरली जैसे कि ये कोई एक्सपेरिमेंट है या कोई सब्जेक्ट पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि हाँ इसमें ये फैक्टर रखते हैं। जैसे कि प्लांट ग्रोथ में ही है, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ उसको 3 टाइम पानी देंगे और देखते हैं कि इसका आउटकम क्या है। तो जो हम लोग 3 टाइम पानी दे रहे हैं, कितना पानी देना है, तो वो हमारे कंट्रोल में है। तो वही एक कंट्रोल वर्जन ऑफ एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं, जो कि हमें ऑब्जर्व कराता है कि हाँ ये फैक्टर कितना आउटकम को अफेक्ट कर रहा है। ये हमारा साइंटिफिक रिसर्च में हेल्प करता है, क्योंकि देखो कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च कर रहे हो उसको वैलिडेट करने के लिए, आई मीन उसको मतलब कि बोला हाँ ये सही है या गलत है साबित करने के लिए आप उसको पहले चेक करोगे ना। कोई मेडिसिन ही आ रहा है, आई मीन कोई कंपनी है वो मेडिसिन लाना चाह रहा है अपना, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि कोई मेडिसिन लाया दे दिया पेशेंट को, तुम बीमार है ये मेडिसिन खा लो ठीक हो जाओगे। पहले उसको टेस्टिंग करना पड़ेगा कि हाँ ये मेडिसिन है फीवर के लिए है, तो पहले चेक करो कि फीवर के पेशेंट पे वो ठीक हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है, या कैसा रिजल्ट आ रहा है, आउटकम है। अगर सही नहीं है तो ठीक है, फिर से कुछ चेंजेस करके लाओ। तो वो सारा हमारा क्या आता है, एक्सपेरिमेंटेशन में आता है। ये एक प्रॉपर फ्लो में हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कौन सा फैक्टर कैसे हमारे आउटकम को चेंज कर रहा है। तो ये हमारा होता है एक्सपेरिमेंटेशन। डिफाइन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट विथ एन एग्जांपल। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का नाम सुन के ही हमें लग रहा है कि हाँ कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग अपना एक प्रॉपर कंट्रोल के साथ उसको करें। अब कंट्रोल किस में करेंगे हम लोग, फैक्टर में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट जहां पर हम लोग एक फैक्टर को चेंज करते हैं और बाकी जितना हमारे पास फैक्टर है वो उसको सेम रखते हैं, ताकि पता चल सके हमें कि कौन सा एक फैक्टर है जिसपे वो ज्यादातर डिपेंड कर रहा है। तो इससे हमें क्लियरली सारा समझो तो फैक्टर्स का इफेक्ट दिखता है। जैसे कि हमें चेक करना है कि फर्टिलाइजर हमारे प्लांट ग्रोथ में कितना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है वो, तो हम लोग क्या करेंगे, दो प्लांट्स को लेंगे और दोनों प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, सेम पानी देंगे, सेम सोइल देंगे, सेम टाइम अमाउंट ऑफ सनलाइट देंगे, और वो जो गमले का साइज है वो सेम रखेंगे। बट हम लोग एक चीज इसमें चेंज करेंगे कि एक प्लांट को हम लोग फर्टिलाइजर देंगे और दूसरे प्लांट को फर्टिलाइजर नहीं देंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि कैसा ग्रोथ है उसका। तो ये हमारा हुआ कि कंट्रोल एक्सपेरिमेंट।
कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम लोग खुद से कंट्रोल कर रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में कौन सा फैक्टर देना है और कौन सा फैक्टर नहीं देना है। तो ये हुआ हमारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे देखो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है? अभी हम लोग पहले ही डिस्कस किए कि कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे होता है ना भेदभाव ना हो, उस कारण से जो भी डेटा हमारे पास है उसमें से हम लोग आंख मूंद करके समझो तो आप वहां से पिक करके दे दे रहे हो। तो उसमें हम लोग ये भी नहीं कर रहे कि हाँ ये ग्रुप ए स्टूडेंट है, ग्रुप बी स्टूडेंट है, ऐसे। हमारे पास अगर मान के चलो आप अपने क्लास में से 10 स्टूडेंट को नॉमिनेट करना है, तो आप ये नहीं करोगे कि हाँ ये अच्छा पढ़ रहा है, ये खराब पढ़ रहा है, ये डेली कॉलेज नहीं आता, ये डेली कॉलेज आता है, उस बेसिस पे नहीं करेंगे। हम लोग रेंडमली 10 स्टूडेंट को पिक करके भेज देंगे, नॉमिनेट कर देंगे। तो ये चीज हुआ हमारा रेंडमाइजेशन। एक ग्रुप कर दो सिमिलर चीज को, जो इसमें हो हमारा रिजल्ट, इसमें कोई भी बायसनेस ना हो। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, इतना ही हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना ही पॉइंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं। व्हाई इज रेप्लिकेशन इम्पोर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटेशन? अब रेप्लिकेशन क्या होता है वो समझो। रेप्लिकेशन मतलब कि रिपीट करना। तो क्या रिपीट करेंगे हम लोग? एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। कब रिपीट करेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जो रिजल्ट आया उसको हम लोग ऑब्जर्व करके वैल्यू लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सेम कंडीशन पे वही एक्सपेरिमेंट को कुछ और टाइम परफॉर्म करते हैं ताकि हम लोग देख पाएँ कि हाँ, हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। इससे क्या होता है कि एक्यूरेसी हमारा बढ़ जाता है। ठीक है? कि मान के चलो कुछ रैंडम एरर आज आने वाला था, वो हमारा घट जाएगा और हम लोग अपने आंसर पे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अगर कुछ वेरिएशन की वजह से कुछ गलती हो रहा, वो भी हमें पल पता चल सकता है। तो ये चीज़ हमारा होता है रेप्लिकेशन, और इसका इम्पोर्टेंट इन एक्सपेरिमेंटेशन। अब है व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब क्या है ना, एक एक स्टैटिक्स का मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सैंपल ऑफ डेटा को ले करके पूरा इंटायर पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। कि जैसे कि अभी हमारे पास अभी कॉलेज ही है हमारा। ठीक है, तो कॉलेज कैसा है नहीं है उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लेसमेंट सिनेरियो बता देंगे कि हाँ इसका प्लेसमेंट कैसा है इस कॉलेज का। और कैसा है कि नहीं है सबको पता है। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि एक पर्टिकुलर सारे स्टूडेंट का प्लेसमेंट के बारे में आप नहीं बताओगे कि हाँ इसको इतना का पैकेज लगा, ये यहाँ पे ये सेल्स में गया है, ये टेक में गया है, ये बैंक में गया है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है तो हार्डवेयर रिलेटेड कुछ कंपनी में गया है। वो सारा चीज हम लोग नहीं देखते। सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि सारा ग्रुप से समझो तो एक सैंपल डेटा ले लिए कि हमारा बीसीए स्टूडेंट का ही बच्चा है, तो उसमें से हम लोग कुछ बच्चा का डेटा लिए और उसके बाद हम लोग पूरा इंटायर बीसीए के बारे में हम लोग बताएंगे। तो ये हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक सैंपल डेटा लेते हैं और उसके थ्रू से हम लोग बताते हैं कि पूरा इंटायर पॉपुलेशन के बारे में क्या वो चीज़ सही है या गलत। तो यहाँ पे दो तरह का एजम्पशन होता है कि सिंपली यहाँ पे जैसे देखो एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग एक मेडिसिन के बारे में पता कर रहे हैं, तो मेडिसिन अच्छे से काम किया कि नहीं काम किया, तो वो सब के बारे में यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो एजम्पशन लेते हैं। दो एजम्पशन मतलब कि नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में कि वो जो फैक्टर लिए हम, ठीक है, तो वो उसका इस चीज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा हमारा पॉपुलेशन पे, जैसा था वैसा ही रहा, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जो भी हमारा ग्रुप था वो सेम था। बट अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट में हम लोग फैक्टर यूज किए उसका प्रभाव था, उसमें हम लोग मतलब उसका यूज किए तो हमारा एक्सपेरिमेंट में समझो तो आउटकम बढ़ा या घटा, तो वो हमें पता चलता है। तो जैसे कि एक हमारे पास क्या एग्जांपल है ले कि एक जैसे एक कंपनी है क्लेम करता है कि उसका मेडिसिन है वो बुखार को बहुत जल्दी ठीक कर देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक हम लोग दो ग्रुप में समझो तो अपना डेटा को बांट लेंगे कि जो भी डेटा आएगा वो ट्रीटमेंट परफॉर्म करने के बाद कि एक ग्रुप हो गया कि उस मेडिसिन का यूज करने के बाद कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, और एक ग्रुप बनेगा हमारा कि उस मेडिसिन का यूज करने से हमें फीवर जल्दी ठीक हो गया। हमारा टेस्टिंग करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर डेटा सच में जो टेस्टिंग करने के बाद डेट फीवर कम हो गया, वो ज़्यादा था, तो हम लोग मान लेंगे कि हाँ ओवरऑल जो हमारा फैक्टर था वो सही है, वो हमारा जो वैल्यू है वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेलेक्ट कर लेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हाइपोथेसिस मतलब कि वो वैल्यू सही नहीं था, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मतलब वो वैल्यू सही था। वो चीज़ यहाँ पे हम लोग करते हैं। डिफाइन पी वैल्यू। अब पी वैल्यू हमारा होता है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू है समझो, एक तरह से कि ये हमें बताता है कि जो हमारे पास रिजल्ट आया है
वो कितने परसेंट ट्रू था या कितने परसेंट बाय लक आया था। ठीक है, जैसे कि अभी तुम कोई अ, जैसे एग्जांपल ले, जैसे हाँ एक मेडिसिन है, ठीक है, वो क्या कर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो नया मेडिसिन आया है वो पुराने मेडिसिन से कितना बेहतर काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमारा पी वैल्यू आया 0.02%। इसका मतलब है कि वो देर इज ओनली 2% चांस दैट द ऑब्जर्व डिफरेंस हैपेंड बाय एक्सीडेंट 2%। मतलब कि जो हमारा लक के थ्रू से ये चीज हुआ ना, ये देखो हम लोग क्या किए, न्यू मेडिसिन को लाए हैं पुराना मेडिसिन के जगह पे। तो न्यू मेडिसिन मेरा कितना अच्छे से काम कर रहा है और कितना बाय लक वो काम किया है। जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि कुछ काम किए हैं तो एक अपना रहता है कि हाँ अपना मेहनत 80% है और लक भी था कि 20% है। तो वही है यहाँ पे कि पी वैल्यू बताता है कि कितना जो हमारा एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है वो कितना लक पे डिपेंडेंट था और कितना मतलब कि हाँ सच में उस फैक्टर के थ्रू से ही आया था। तो अगर पी वैल्यू हमारा छोटा रहता मतलब कि हमारा लक के थ्रू से नहीं आया था, वो सच में वो काम किया था वो चीज फैक्टर। और हाई, अगर हाई पी वैल्यू है मतलब कि वो काम नहीं किया था। तो यहाँ पे जैसे देखो इफ पी वैल्यू इज स्मॉल इट मीन्स द रिजल्ट डिड नॉट हैपन बाय लक। वो लक के थ्रू से नहीं हुआ था, समथिंग रियल इज हैपेंड। और वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अपना हम लोग नल हाइपोथेसिस जो माने थे कि बोल हाँ वो ट्रीटमेंट फैक्टर का यूज करने से कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है, उसको हम लोग हटा देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर हाई पी वैल्यू आ रहा है मतलब कि यहाँ पे एक डेटा है 0.05 से अगर ज़्यादा आ रहा है तो ये चांसेस था कि वो जो हमारा रिजल्ट आया है बाई लक आया है। तो ये हमारा होता है पी वैल्यू के बारे में बातें। अब हम देखते हैं व्हाट इज फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होता है हमारा, एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दो से ज़्यादा फैक्टर्स को एक साथ में स्टडी करते हैं एंड विथ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन विथ ऑफ इट्स लेवल। कि हम लोग जैसे कि एक फैक्टर है हमारे पास, दो तीन फैक्टर रहेगा और उन फैक्टर का भी समझो वर्जन रहता है आपका। जैसे कि अभी कोई एप्लीकेशन ही यूज करते हो, एंड्रॉयड हो गया तो एंड्रॉयड में कितना सारा वर्जन है, 10, 9, 8, 7। तो वो सारा एंड्रॉयड का वर्जन हो गया। तो वो जितने भी हमारे पास फैक्टर है ना उनका भी लेवल रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग देखना चाहते हैं कि फर्टिलाइजर और पानी के थ्रू से कितना हमारा प्लांट का ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग फर्टिलाइजर ए और बी लेते हैं, जैसे हम लोग के पास अभी यहाँ पे रुक जाओ, एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं कि यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं फैक्टोरियल डिजाइन में। कि हमारे पास, समझा भाई, हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक फर्टिलाइजर है। ठीक है, फर्टिलाइजर में दो वेरिएशन है, ए और बी। ठीक है, और पानी है, पानी में भी हम लोग दो वेरिएशन ले रहे हैं कि हम लोग कम पानी देंगे और ज्यादा, लो और हाई। तो हम लोग एक्सपेरिमेंट जब करते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फैक्टर है उसको हम लोग उसका जितना भी पॉसिबिलिटी है लेवल्स है उस सबको एक साथ में हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है कि हम लोग फर्टिलाइजर ए को लेते हैं और जो पानी का लेवल है उसको लो ले लेते हैं। और दूसरा क्या होगा, ए प्लस हाई। और तीसरा होगा मेरा फर्टिलाइजर बी प्लस लो और फर्टिलाइजर बी प्लस हाई। ठीक है, तो ये हमारा चार कॉम्बिनेशन बना। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंट वेयर टू और मोर फैक्टर्स आर स्टडीड एट द सेम टाइम एंड ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ देयर लेवल्स आर टेस्टेड। एक ही बार में टेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसे देखो एक एक करके, पहले एक बार इसका आप टेस्ट करोगे, फिर इसका एक बार टेस्ट करोगे, फिर एक साथ फिर इसका एक बार लेकर के, तो देखो एक ही एक्सपेरिमेंट को आपने कितने बार में किया, 3 बार में, और यहाँ एक बार में हो जा रहा है। तो इस कारण से हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन का यूज करते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी सेव होता है। कॉस्ट क्यों सेव होता है, क्योंकि देखो आप सिंगल सिंगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक एक्सपेरिमेंट करने में तो खर्चा आता है ना। अब एक बार में खर्च, जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट को करने में 5 रुपया खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 15 रुपया खर्चा आ रहा है। अब हो सकता है ना कि ठीक है हम अगर एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दोनों फैक्टर को मिला करके, तो हो सकता है ठीक है हमारा 10 रुपया लगा, बट हमारा 5 रुपया तो बच गया ना। ये चीज हमें हेल्प करता है। ठीक है, और इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा फैक्टर मतलब कि अच्छे से डोमिनेट कर रहा है। और कंबाइंड रिजल्ट हमें एक बार में पता चल जाता है कि कौन सा फर्टिलाइजर और कितने पानी पे हमें अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये हमारा हो गया फैक्टोरियल डिजाइन। अब हम लोग देखते हैं ऑर्थोगोनल एरे। तो ऑर्थोगोनल एरे में क्या करते हैं ना, एक टेबल बनाते हैं हम लोग। ठीक है,
अब टेबल में हम लोग क्या करते हैं, इज यूज टू एक्सपेरिमेंट, हम लोग वेयर द फैक्टर्स एंड देयर लेवल्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इज टेस्टेड इक्वली एंड फेयरली। तो अभी हम लोग के पास मान के चलो फैक्टर जो है, यहाँ पे जो अभी फैक्टोरियल डिजाइन देखिए, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जितना फैक्टर है, जैसे यहाँ पे ये फर्टिलाइजर है, इसका दो फैक्टर था, और ये जो वाटर है इसका भी दो फैक्टर था। एक और चीज आ जाता है हमारे पास, जो बकेट का साइज है, ठीक है, बकेट का साइज जिसमें हम लोग वो प्लांट को रखें, उसका भी तीन वेरिएशन है। तो अभी अगर हमको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता, फर्टिलाइजर में से हमारे पास कितना आ गया, दो आ गया, और वाटर में दो आ गया, और साइज भी मेरा तीन आ गया। तो ये तीनों मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ रहा है, चार या बारह, मतलब 12 टोटल कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो हम लोग, और ये जो ऑर्थोगोनल एरे है ना, इसका यूज करके क्या करते हैं, हम लोग 12 कॉम्बिनेशन नहीं फॉलो करेंगे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा टेबल बना लेंगे जिसमें 12 एक्सपेरिमेंट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, हद से हद चार, ठीक है, चार या पांच एक्सपेरिमेंट फॉलो करेंगे। और उससे ही हम लोग जितना 12 के बाद हमारा रिजल्ट आना चाहिए था ना, या 12 एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं तो जितना रिजल्ट आता, वो हमारा चार पांच एक्सपेरिमेंट करने पे ही रिजल्ट आ जाता है। और ऐसा नहीं तो, अब चार पांच एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं तो इसका भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो हम लोग यहाँ पे ये जो टेबल है, एक टेबल हमारे पास गिवन रहता है, उससे हम लोग देखते हैं कि कौन सा कितना हम लोग को लेना है चीजें, कि सेकेंड यहाँ पे जैसे यहाँ पे टेबल रहता है, ठीक है, कि कौन सा चीज कहाँ पे है। एक सेकेंड। हाँ, जैसे देखो, यहाँ पे हमारे पास तीन फैक्टर है, सबका ईच लेवल दो टू है, कि हमारे पास फोन से रिलेटेड रिलेटेड ये डेटा है, कि ब्राइटनेस लो और हाई है, इंटरनेट 4G 5G है, और बैटरी उसका नॉर्मल या सेवर है। तो टोटल कॉम्बिनेशन इसका कितना बना, आठ कॉम्बिनेशन बना, क्योंकि बैटरी को दो, जैसे देखो कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बैटरी वाला, इंटरनेट और फिर ब्राइटनेस लेंगे हम लोग, तो दोनों दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो एट एक्सपेरिमेंट बन रहा है, जो कि ये सारा हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि लो 4G नॉर्मल, लो 4G सेवर, लो 5G नॉर्मल, लो 5G सेवर, ये सारा आठों एक्सपेरिमेंट हम लोग लिख लिए। तो हम लोग ये आठ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ना करके हम लोग क्या करेंगे ना, ये चार कॉम्बिनेशन को हम लोग परफॉर्म करेंगे, और चारों कॉम्बिनेशन से जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर ही होगा, समझो तो समहाउ। तो इस कारण से हम लोग, और ये जो ऑर्थोगोनल एरे है कि कैसे हमें पता चला, ये हमें पता चलता है एक टेबल से। ये जो हमारा चूज एन ओए टेबल बेस्ड ऑन दिस पैटर्न, तो हमारे पास टेबल पहले से गिवन रहता है कि L4 लेना है, तो उसमें हम लोग चार एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसमें कितना क्या चीज सपोर्टेड है, कि तीन फैक्टर वहां पे ले सकते हैं, और कितना लेवल ले सकते हैं उस फैक्टर का, दो लेवल। उसके ये जो टेबल है ना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट, वो जो ये टेबल है वो बनाएंगे हम लोग, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना फिर रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम लोग फाइनली अपना आउटपुट बता देंगे। तो सिंपली इन शॉर्ट, ऑर्थोगोनल एरे का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे फैक्टर है और उसका लेवल्स है, बट हम लोग सारे पॉसिबिलिटी को एक्सपेरिमेंट ना करके कुछ सेलेक्टेड एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हमें ओवरऑल सेम रिजल्ट दे दे जितना हम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट करते उसके बराबर। अब देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसोर्स रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी। तो रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड द बेस्ट सेटिंग ऑफ फैक्टर दैट गिव्स द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। ये हमें बेसिकली ना एक समझो तो एक टेक्निक है, जो कि ये हमें अपना जो ओवरऑल रिजल्ट है उसको मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हेल्प करता है। और ये क्या करता है, वो बेस्ट पॉसिबल हमारा फैक्टर्स है उसको अरेंज करके देता है। जैसे कि आपका समझो एक फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है, तो कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसमें चाहते हो ना कि जो प्रोडक्ट है उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए, उसमें मटेरियल कॉस्ट भी कम लगे, और वो जो फिनिश क्वालिटी है उसमें अच्छे से वो इम्प्रूव हो जाए। तो जो ये RSF है ना, वो आपको टेक्निक बताएगा कि आपका जो मशीन स्पीड है वो कितना रहना चाहिए, उसका प्रेशर कितना रहना चाहिए, कितना टेम्परेचर में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाओ ताकि तुम्हें बेस्ट रिजल्ट आ जाए। जैसे कि मार्क्स ही आ गया, आप एग्जाम में पढ़ना है, तो आप कौन सा टॉपिक को कितना पढ़ोगे, तो वो कितना पढ़ोगे, जैसे शॉर्ट आंसर है उसमें कौन सा टॉपिक आ सकता है, लॉन्ग, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कितना क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा टॉपिक वहाँ पे सही है, तो हमें ओवरऑल अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो ये हमारा उसी तरीके से काम करता है कि RSM बेसिकली आपको सारा फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर देता है, ताकि आप अपने जो फाइनल रिस्पॉन्स है उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सको, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज तगोची मेथड। ठीक है, तगोची मेथड बेसिकली क्या करता है, इट इज अ वे ऑफ डिजाइनिंग योर एक्सपेरिमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट या तो प्रोसेस वाइल यूजिंग फ्यूअर एक्सपेरिमेंट। ये आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते हो, बट कम ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, बट अपने एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से परफॉर्म कर ले रहे हो कि आपका अच्छा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा एक्सपेरिमेंट को नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग कुछ ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज हम लोग कहाँ से फायदा मिलेगा, ये हमें ऑर्थोगोनल एरे से मिलेगा, क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने कि हम लोग सारा एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करते हैं, तो उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन को लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग अपना आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मेन काम क्या रहता है पता है तगोची मेथड का, कि जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं वो रोबस्ट रहे, कि वो हर सिनेरियो में वो काम कर जाए, कोई भी कॉम्बिनेशन रहे हमारा इनपुट वेरिएबल का, वो हर जगह काम कर जाए, हमारा जो फाइनल रिजल्ट हो वो लेस एरर रहे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे, कि कुछ भी वेरिएबल थोड़ा इधर उधर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो हर बार वो कंसिस्टेंट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये हमारा तगोची मेथड का काम होता है। व्हाट इज नल हाइपोथेसिस इन एनोवा? नल हाइपोथेसिस का मतलब है कि ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप, कि कोई आप ट्रीटमेंट या फैक्टर यूज किए but हमें कुछ भी डिफरेंस पता नहीं चला, कि सब ग्रुप हमें सेम ही लगा, कुछ फायदा हुआ नहीं। इट मीन्स द ट्रीटमेंट हैज नो इफेक्ट। ठीक है, अगर मान के चलो आप 3 फर्टिलाइजर का यूज कर रहे थे, बट तीनों फर्टिलाइजर का यूज करने के बाद भी जो प्लांट ग्रोथ था वो एवरेज था, कि अगर हम लोग फर्टिलाइजर नहीं देते तब भी चल जाता, तो ये हमारा होता है नल हाइपोथेसिस। ठीक है, आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17 ना, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट कंपेयर टू मीन्स। दो मीन्स को कौन सा जो स्टैटिक का मेथड है वो कंपेयर करता है, वो है टी टेस्ट। ये हमें दो, आई मीन दो ग्रुप बोलो उनका मीन्स को कंपेयर करने के लिए यूज में आता है। ठीक है, टी टेस्ट सिंपल सा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फैक्टोरियल डिजाइन? फैक्टोरियल डिजाइन का अभी हम लोग देखे कि मल्टीपल फैक्टर को एक बार में हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, और उनके सारे लेवल ऑफ उस फैक्टर के जितने भी लेवल है उन सबका कॉम्बिनेशन बना करके एक ही बार में एक्सपेरिमेंट करके हम लोग चेक कर सकते हैं। इससे हमें क्या होता है कि टाइम भी बचता है और कॉस्ट भी कम लगता है, और कम एक्सपेरिमेंट में हो जाता है, और प्रॉपर हमें समझो तो ये इफेक्ट के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा इंडिविजुअल फैक्टर हमें ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, या कंबाइंड फॉर्म में कौन सा एक्सपेरिमेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज़ हमारा फैक्टोरियल डिजाइन का फायदा हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट? ये भी हम लोग ऊपर में देख लिए थे। कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट मतलब कि दो ग्रुप के बारे में हम लोग एक साथ में कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट बढ़िया है और कौन सा फैक्टर उसको डोमिनेट कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे है व्हाट डज एस एन रेशियो स्टैंड फॉर? एस एन रेशियो का मतलब होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ये हमें बेसिकली क्या मेजर करके देखता है कि आपके पास नॉइज डेटा है, या तो समझो फैक्टर अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा, फिर भी आपका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है और स्टेबल है, वो ये एसएन रेशियो कैलकुलेट करके देता है। इस रेशियो का मतलब यही होता है कि आपका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया है, इवन दो वहाँ पे नॉइज था, मतलब वेरिएशन था फैक्टर्स में। तो ये आई होप ये सारा जो 20 क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ कुछ टॉपिक जैसे रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे जितना चाहिए था सेक्शन ए में उतना मैंने कवर कर दिया है। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा पार्ट बी के लिए, उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डिस्कस करेंगे आंसर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।